दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को हमने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी है गिरते बाजार में। एक तरफ तो गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी स्टॉक ने 4% के आसपास की जो तेज़ी बताई है वो क्या इशारा कर रही है। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है। कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है। तो क्या ये जो छोटा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जैसा इसने रिटर्न पिछले दिनों दिया है लोगों को 2-3 सालों में? समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले, साथ में कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी जान लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्या इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है या फिर एक तरह से देखें तो स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा रिस्क फ्री है और जहाँ से एक इन्वेस्टमेंट की संभावना बन सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार को देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 15.50 पर। निगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वो 15.60 के आसपास थी, लेकिन वहाँ से एक अच्छी तेज़ी बननी शुरू हुई तो इसने 16.30 का ज़बरदस्त हाई बनाया, लेकिन इंट्राडे का जो लो है वो 15 का है। तो निचले लेवल से स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। अंत में क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ ही रही है 16.20 पर, जहाँ पे 3.85% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि बाजार में 450 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी BSE सेंसेक्स में। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और पिछले एक साल में इसने देखे तो 167% का शानदार रिटर्न दिया है। 5.55 के आसपास स्टॉक था 24 मार्च 2023 को, जो 5.5 के रुपये का स्टॉक था वो अब 16.5 के आसपास है। तो आप देख ही सकते हो कि भले ही इसमें ऊपर के लेवल से करेक्शन हुआ, लेकिन अभी भी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। यानी जो उसका रिटर्न है वो यहाँ पे दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी भी। अगर हम बात कर ले 6 मंथ की तो 57% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है अभी भी। स्टॉक 9.5 के आसपास था 4 अक्टूबर को, उस हिसाब से भी अभी भी इसने बेहतर रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन पिछले एक महीने में जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक 20.90 के आसपास यानी 21 रुपये के आसपास था महीने भर पहले, तो इस समय वो 16 के आसपास आ गया, तो जिसको लगभग 22% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर हम बात कर ले पिछले 5 दिनों की तो यहाँ पे लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। तो कुल मिला के इस समय जो गिरावट का माहौल बना, सभी जो छोटे स्टॉक है मिड कैप या स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट है, उसमें ये स्टॉक भी उस गिरावट की चपेट में आए, लेकिन अब स्टॉक फिर दौड़ने को तैयार हो रहा है। अब इसकी वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने में इसका 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था। 1 वीक पहले भी देखें तो 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ और गुरुवार को वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा कम, फिर से 4 करोड़ के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ। तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल स्टेज 4 में आ चुका है ASM लिस्ट में, और ये देख दो कि 12 फरवरी से इसको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। उससे पहले देखें तो ये स्टेज 1 में आ चुका था, यानी बिल्कुल बाहर निकलने की तैयारी थी। 19 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में ये स्टेज 1 के अंदर चला, उसके बाद बाहर निकलने की संभावना बनी, लेकिन उसको स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया, इसको और सुजलॉन दोनों को ही, और फिलहाल अभी स्टेज 4 में है और इस वजह से वॉल्यूम में थोड़ा सा आपको ठहराव सा दिखाई देगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे इस स्टेज 4 से ये बाहर आने की संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपर सर्किट लोअर सर्किट बाहर ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। और अब इसके परफॉर्मेंस को आप देख ही सकते हो कि 11 मार्च को स्टॉक 16.65 के आसपास था, जहाँ पे 3.2% की गिरावट हुई। 12 मार्च को स्टॉक आ गया 15.90 के आसपास, जहाँ पे 4.5% की गिरावट हुई। और 13 मार्च को जब बाजार बहुत बुरी तरह से पीटा तो ये स्टॉक भी नीचे आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ 15.10 पर। लेकिन 14 मार्च को जब सब बाजार ने बाउंस बैक दिया, यहाँ पर भी कुछ तेज़ी बनी 15.60 के आसपास, जहाँ पे उतनी तेज़ी नहीं बन पाई, नहीं 3.3% की ही तेज़ी थी। तो इसकी जो भरपाई थी वो 15 मार्च को वापस हो गई, जब स्टॉक 16.20 पे पहुँच गया 3.8% की तेज़ी के साथ। तो जो गिरावट है उसमें काफ़ी ज़्यादा भरपाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसे में स्टॉक आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखो कि सरकार ने कोल लॉजिस्टिक प्लान में बदलाव किया, पॉलिसी में कुछ बदलाव किए, क्योंकि सरकार को भी आने वाले समय जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, कोल को सुचारू रूप से पावर प्लांट है वहाँ तक पहुँचाना है, और इसी को लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। तो 29 फरवरी को देखें तो लॉजिस्टिक प्लान और पॉलिसी लाई गई है, जिसमें आप देखें तो सुचारू रूप से जो कोल सप्लाई है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट को पहुँच पाए।
तो जैसे कि अब समर सीजन शुरू होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा और ऐसे में पावर शॉर्टेज ना हो जाए, इसीलिए सरकार ने पहले से कमर कस ली है। कोल लॉजिस्टिक को मजबूत कर दिया गया है ताकि जितने भी कोल पावर प्लांट है उस पर आराम से कोयला पहुंच पाए, कहीं पर कोई तकलीफ ना हो। सबसे जो बड़ा इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया कि इस कोल पॉलिसी के माध्यम से जो लॉजिस्टिक है उसको सस्ता किया जाए, यानी बहुत जल्दी पहुंचे और सस्ता भी लगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो। स्पेशली इसके लिए ट्रेन के माध्यम से अब यहाँ पे टोटल लॉजिस्टिक सप्लाई की जा रही है। अब कोयले का जो इस्तेमाल है आप देखते हो पावर प्लांट के लिए होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए और वॉशरीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ी, उसमें 70% योगदान कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही है और ऐसे में सरकार इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। तो यहाँ पे जो कोल डिमांड है, कोल प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी है, 12.1% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 880.72 मिलियन टन के आसपास है फरवरी 2024 में। और पिछले साल देखें तो ये सेम फरवरी में 2023 में आप देखें 785.39 मिलियन टन्स के आसपास थी। तो आप देख ही सकते हो कि इस बार कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है उसको पूरा करने के लिए कोल की सप्लाई को भी बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2030 तक जो कोल की जो कंजम्पशन होगी 1.5 बिलियन टन्स तक पहुँच जाएगी और अब इसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते तलाशने होंगे, काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें भी होगी। सरकार उसके लिए अभी से रास्ते बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जो इनके लिए अब देखिए इस पॉलिसी के माध्यम से रेलवे कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। नए आप देखें तो अभी फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। इन सब से आने वाले समय सुविधाएँ हो जाएगी आसान और जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा उसको पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे सरकार ने जो अपना प्लान बनाया उस हिसाब से फाइनेंशियल 2030 तक 87% जो भी कोल की सप्लाई होगी वो रेलवे के माध्यम से हो जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई है ताकि आने वाले समय सुचारू रूप से कोल अपने गंतव्य पे पहुँच पाए। तो कुल मिला के सरकार इसके लिए काफ़ी बड़ा खर्च करी है और ऐसे में ये कोल बेस्ड पावर प्लांट के जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने एक बड़ा फैसला और लिया है कि जो अब जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको कहा गया है कि जो इम्पोर्टेड कोल है वो ब्लेंडिंग में इस्तेमाल किया जाए, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है ताकि कोल शॉर्टेज ना हो पाए। तो जून 2024 तक के लिए इसको पूरी तरह से यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है ताकि जितना भी बिजली का इस्तेमाल हो उसमें किसी प्रकार की शॉर्टेज ना हो। कुल मिला के देख सकते हो कि पावर बेस्ड कंपनियों के लिए इस समय सरकार बहुत सारे फैसले ले रही है जिसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिल सकता है और जेपी पावर जैसी कंपनियाँ कमाल कर सकती हैं। एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 21.86% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 5,922.15 करोड़ के आसपास रहा। सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 82.37% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,213.68 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट लेकिन यहाँ पे निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 48.44% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 55.42 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 179% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 172.85 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 165% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो सेक्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 28.53 है। यह जो सेक्टर का पी रेशियो वो 27.77 है, उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है इसका पी रेशियो। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.72 है, लेस देन 1 है। तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बनना है, यानी कंपनी का डेट रेशियो वो काफ़ी कम है, इसके मतलब सेहत कंपनी की अच्छी है। इसके अलावा अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 0.83 है, ये लेस देन 10% है, इसके लिए निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुए। म्यूचुअल फंड ने भरोसा जताया स्टॉक के ऊपर। एक पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल बन रहा है और वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो 24% पे अनचेंज है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.24 है, हायर देन 1.5 है। तो इसका मतलब ये कंपनी जो भी अपने इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंफर्टेबली चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट निगेटिव वो है प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे गिरवी रखी हुई है, 79% शेयर गिरवी है, ये निगेटिव पॉइंट बन रहा है। तो अब यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की टोटल बात करें तो आपको 4 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे और जो पॉजिटिव पॉइंट की बात है उसका पलड़ा भारी है। टोटल 7 पॉजिटिव पॉइंट है और 1 न्यूट्रल पॉइंट है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें मजबूती दिखाई दे रही है, पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है।
ऐसे में आपको चिंता की कोई बात नहीं है। निवेश आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें करना चाहिए। यह आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि 2030 तक के लिए सरकार ने कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए अपना पूरा विजन क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर कर लेना चाहिए जेपी पावर में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।